परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में आप सबकी तरफ से कोटि से प्रणाम वंदन। आज के इस अभूतपूर्व कार्यक्रम योग में वर्ल्ड रिकॉर्ड परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में पूरे दुनिया ने देखा, ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। और किसी एक स्थान पर संकल्प लिया गया था, पहले 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड का, करते करते 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए। और ये सबसे बड़ी गुरु की कृपा है कि आज एक स्थान पर 1, 2, 3, 5 नहीं बल्कि 8 विश्व रिकॉर्ड कायम हुए हैं। ये भी अपने दुनिया के अंदर में एक अजूबा है। और 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि किसी एक स्थान पर एक गुरु के सानिध्य में एक समय पर और उन्हीं व्यक्तियों के समूह ने वो 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए। 9वां वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप हो गया। तो इतनी भीषण तपस्या ये सिर्फ वही कर सकता है, गुरु के प्रति पूरी सच्ची श्रद्धा होगी, समर्पण होगा, पवित्रता होगी, भाव होगी। और ये पूरा का पूरा संगठन, पतंजलि के 5 परिवार, कार्यक्रम हो रहा था छत्तीसगढ़ के एक जिले के एक तहसील भिलाई में। लेकिन इस अभियान को, इस संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश के हमारे भाई बहन, राजस्थान के हमारे भाई बहन, हरियाणा से भी हमारे भाई बहन और महाराष्ट्र से भी हमारे भाई बहन इस अभियान को पूरा करने के लिए उन्होंने भी इतनी ही घोर तपस्या की, इतना काम किया कि उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। मैं आज गुरु की कृपा हम सब पर हर पल बनी रहे और हम सब उसी उत्साह से, उसी लगन से, उसी ऊर्जा के साथ और अधिक घर घर में जाकर के, गांव गांव में जाकर के, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, एक एक वाटिका में, उपवन में, एक एक पार्क में अब योग को कहीं पर भी रोकना नहीं है। पूरे क्षेत्र के अंदर में ऐसा कोई भी स्थान ना हो जहां प्रातःकाल योग की कक्षा न लगे। इस संकल्प के साथ हमें आज के बाद अपने घर को लौटना है, इन्हीं पवित्र भावनाओं को अपने जीवन में समाना है। आज के इस उत्साहपूर्ण, ऊर्जापूर्ण कार्यक्रम की मूल अवधारणा हमारे कार्यकर्ता हैं। संगठन में कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है। और भाई इस 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नहीं, योग प्रदर्शन का नहीं, योग तो प्रभु दर्शन का रास्ता दिखाता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं, दुनिया जिस भाषा को समझती है वो उस भाषा में हमने अपनी बात को कहा है। योग सर्वांगीण विकास करता है, योग बाहर से भीतर की यात्रा करता है। और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से इस पूरे विश्व को संदेश गया है। आज सोशल मीडिया में भी योग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नाम से जो हैशटैग था, पूरे विश्व में आज ट्रेंड कर रहा है। इसके लिए भी आपको बहुत बधाई। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को नमन। और कितने रिकॉर्ड बने हैं, कितने नहीं बने, वो तो हम नहीं कह सकते। वो तो हमारे जज जो इस पूरे आयोजन को अपनी पैनी निगाहों से देख रहे थे, जिन्होंने इस पूरे आंकलन को किया है, वो प्रामाणिक रूप से इस बात को कह सकते हैं। तो मैं आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में आमंत्रित कर रहा हूं भाई मनीष बिश्नोई जी को, जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड हैं। आपकी तालियां बता रही हैं कि आप कितने उत्साहित हैं भाई मनीष जी। ओम। मैं डॉक्टर मनीष बिश्नोई स्वामी जी को कोटि से प्रणाम करता हूं। जब भी स्वामी जी के पास आता हूं तो एनर्जी 1 महीने काम करने की बढ़ जाती है। एक्चुअली मेरे पास भी बहुत काम होता है, भागते रहना पड़ता है, लेकिन स्वामी जी को जब देखते हैं तो समझ में आता है कि मैं तो शायद उनके सामने कुछ भी काम नहीं करता हूं। आज जैसा मैंने सुबह कहा था, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और पता नहीं क्यों आप कितने लोग उससे मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे, जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, मुझे स्वामी जी में स्वामी विवेकानंद ही नजर आते हैं। उस स्तर पर जो सोच स्वामी विवेकानंद जी की थी,
उसी तरह से युवाओं में एनर्जी जो भरी है, आज मैं देख रहा हूं 2 दिन से किस स्तर से लोग सब यहां पर काम कर रहे थे। मैंने कल भी जब मुआयना किया पूरा ग्राउंड का, हर व्यक्ति बिल्कुल मेहनत से लगा हुआ था और लोग सब दिल से काम करते हैं। ये जो दिल से काम करने की बात है वो बहुत मुश्किल है। हमारे देश की यही संस्कृति थी, यही विशेषता थी जो धीरे धीरे जिसका ह्रास हो रहा था। और पूज्य स्वामी जी ने आज योग के माध्यम से, जो योग का एक मतलब है जुड़ना, उससे सभी का दिल जोड़ दिया और आज इतना बड़ा संगठन खड़ा है। शायद मेरे नजर में ये भारत का सबसे बड़ा संगठन होगा, ये भारत का सबसे बड़ा संगठन होगा जहां पर लोग वॉलेंटरली काम करते हैं, मतलब अपने दिल से स्वेच्छा से जुड़कर काम करते हैं। स्वामी जी ने जयंत जी को बोला था और फिर मेरी डॉक्टर जयदीप जी से बात होती रही इस विश्व रिकॉर्ड के बारे में, और फाइनली जयदीप जी ने मुझे बोला कि यहां पर 5 विश्व रिकॉर्ड बनने वाले हैं और मैं 5 विश्व रिकॉर्ड का ही सोच के आया था, लेकिन जहां पर स्वामी जी होते हैं वहां तो बदल जाता है। अभी मुझे पता चला है कि यहां कल थोड़ी बारिश हुई थी, लेकिन आज यहां रिकॉर्ड्स की बारिश हो गई। 5 रिकॉर्ड बनाने की जो प्लानिंग थी वो 9 रिकॉर्ड्स के रूप में फाइनलाइज हुई है। आज दुर्ग भिलाई में पूजनीय स्वामी जी की उपस्थिति में, मार्गदर्शन में आप सभी ने मिलकर 9 विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा रहा है। मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, ये जो एक आज अचानक स्वामी जी ने पुशअप का रिकॉर्ड जो अचानक बनवा दिया, इंटेल कॉर्पोरेशन यूएसए की जो कंपनी है उसने 1286 लोगों को 15 दिनों में मोबिलाइज किया और पुशअप का रिकॉर्ड बनवाया था। उनको 1286 लोगों को इकट्ठा करने में पसीना आ गया था और स्वामी जी ने 1 लाख लोगों से तुरंत पुशअप करवा दिया और इमीडिएटली वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में हमने लिया इसको। तो ये स्वामी जी का सामर्थ्य है और आप सबका जुड़ाव है। आज मैं यही कहूंगा कि आज स्वामी जी ने आप सभी को इतना कैपेबल बना दिया है कि आप इमीडिएटली कुछ भी बोलो वो आप सब कर सकते हैं, इतने सामर्थ्यवान हो गए हैं। और यही सामर्थ्यवान भारत जब 125 करोड़ लोग काम करेंगे अपने सामर्थ्य के साथ, योगा से अपने आप को निरोगी बनकर, तो मुझे लगता है कि वो बहुत दिन दूर नहीं है जब भारत वास्तव में पुनः विश्व का एक गुरु जो था वो पुनः अपने रूप में स्थापित हो जाएगा। मैं एक बार पुनः आपको बता दूं, एक रिकॉर्ड जिसके बारे में चर्चा नहीं हुई उसके बारे में हाईलाइट करना चाहूंगा। मैं जब योगा करता हूं या आप जब योगा करते हैं, तो आप जब योगा करते हैं आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूं? लेकिन आपने देखा है जब स्वामी जी योगा करते हैं या करवाते हैं, वो पूरे टाइम योगा एकदम परफेक्टली करते हैं और पूरे टाइम बोलते रहते हैं। ये अद्भुत है, ये मुझे नहीं लगता कोई और कर सकता है। और इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में आज जो स्वामी जी ने आपको साथ योगा करवाया था उसको लार्जेस्ट योगा सेशन के रूप में हमने एक विश्व रिकॉर्ड में लिया है। ये स्वामी जी को भी नहीं पता था, लेकिन सेशन का रिकॉर्ड तभी होता है जब आप भी करें और सामने वाले का एक इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए। और आज ये एक बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड स्वामी जी के नाम पर हमने दर्ज किया है, लार्जेस्ट योगा सेशन। इसके अलावा आप जानते हैं टोटल कुल मिला के आज 9 विश्व रिकॉर्ड बने हैं। सर्वाधिक लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया, सर्वाधिक लोगों ने एक साथ अनुलोम विलोम किया, सर्वाधिक लोगों ने एक साथ पुशअप्स किए, कपालभाति की, सर्वांगासन किया, हलासन किया और 2 इंडिविजुअल रिकॉर्ड बने हैं। और जो पुशअप था वो भी अद्भुत था, एक साथ 1 लाख लोगों ने 10 पुशअप किए तो कुल मिला के 10 लाख पुशअप हो गए थे। वो अपने आप में बहुत अमेजिंग था। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में आचार्य बालकृष्ण जी भी आ चुके हैं और आज जो एक इतिहास आप सबने मिलकर बनाया है उसमें 9 विश्व रिकॉर्ड में 2 जो हैं वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड भी रहे, सबसे लंबे समय तक शीर्षासन करने का रिकॉर्ड और सबसे तेज गति से 1000 पुशअप करने का रिकॉर्ड। आपको शायद ये नहीं मालूम होगा, अभी 5
तारीख को जो पतंजलि का स्थापना दिवस था, उस दिन 22वें स्थापना दिवस पर पतंजलि योगपीठ के द्वारा कुल मिला के 22 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए थे। स्वामी जी एवं आचार्य बालकृष्ण जी जो इतने वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, इतने वर्षों से जो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ वही काम थे जिनको हमने विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया है। जैसे सबसे बड़ा योग ग्राम जो बनाया है, सबसे बड़ा नेचुरोपैथी सेंटर के रूप में हमने उसको लिया है। तो मैं यही कहूंगा, ये आपका हमारा सबका ये एक बहुत सौभाग्य है जो हम स्वामी जी के साथ, आचार्य जी के साथ में हैं। आपका इतना बड़ा विजन है, इतनी कैपेबिलिटी है कि आपने पूरे देश को जोड़ दिया और स्वदेशी को इतना बड़ा हथियार बना दिया। जैसा किसी समय में महात्मा गांधी ने चरखे को एक बड़ा हथियार बना दिया था, आज स्वामी जी ने और आचार्य बालकृष्ण जी ने इसको इतना बड़ा हथियार बना दिया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हिल गई हैं। और अंत में मैं यही कहूंगा, स्वामी जी ने आज रिकॉर्डों की जो बारिश की है ये जारी रहेगी। आप सभी मिलकर अलग अलग प्रोग्राम्स में और रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से मैं हमेशा आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद। हमारे मध्य में इस बीच श्रद्धेय वंदनीय आचार्य श्री का आगमन हुआ है। श्रद्धेय आचार्य श्री, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज यदि इस पतंजलि प्रकल्प के स्वप्न दृष्टा हैं तो उसको धरती पर उकेरने का काम एक शिल्पी के रूप में श्रद्धेय आचार्य श्री करते हैं, एक अश्विनी कुमार के रूप में श्रद्धेय आचार्य श्री करते हैं। एक बार हम सब की ओर से उनको बहुत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भारत स्वाभिमान न्यास की स्थापना 2009 में हुई। इस बीच एक बड़े सशक्त साथी हमारे साथ जुड़े आदरणीय भाई राजीव दीक्षित जी। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के उस संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर यात्राएं की, अपनी बात रखी और लोग उन्हें एक कंप्यूटर एनसाइक्लोपीडिया के रूप में जानते थे। एक समर्पित उद्घोषक के, उद्गाता के रूप में, स्वदेशी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में जानते थे। और यदि मैं यूं कहूं कि उन्होंने स्वदेशी को केवल मात्र बोला ही नहीं है, स्वदेशी को अपने जीवन में जिया है और अपने जीवन की आहुति भी स्वदेशी के प्रति अपनी दृढ़ता को दिखाते हुए अर्पित की है। ऐसे स्वदेशी के उस महान उद्घोषक को हम सब की ओर से नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम आज इसलिए उनको याद कर रहे हैं विशेष रूप से कि ये भिलाई का वह क्षेत्र ही है जहां उनका अंतिम श्वास उन्होंने लिए थे। इसलिए भी हम विशेष रूप से इस पावन अवसर पर उनको स्मरण करते हैं, क्योंकि भारत स्वाभिमान की यात्रा चाहे जितनी लंबी और जितनी बड़ी, मजबूत, जितनी उदात्त और ऐतिहासिक क्यों ना हो, कार्यकर्ताओं का सम्मान उसमें सबसे अधिक रहता है। और भाई राजीव जी जैसे कार्यकर्ता संगठन की शान है और उनको हम जितना याद करें उतना कम है। परंतु उनको लेकर बहुत सी चीज़ें जो आप तक अभी नहीं पहुंची थी। भिलाई में उस दिन क्या हुआ था, आज हमारे बीच में बहन डॉक्टर रेखा जी हैं जिन्होंने उस दिन भाई राजीव जी को हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट में सहयोग दिया और उनकी सारी व्यवस्थाओं को उनके पूर्व से 10 साल से उनके साथ सहयोगी के रूप में काम करने वाले भाई अनूप जी ने उनका उस सारा उत्तरदायित्व संभाला, उन सारी मेडिसिन की व्यवस्थाएं की डॉक्टर्स के साथ। वो मुझे लगता है कि आप तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जब चीज़ें प्रॉपर ट्रांसमिशन नहीं होती, जब तक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता, तो वो चीज़ें इधर उधर से अफवाह के रूप में अपनी जो उनका स्वरूप है वो बिगड़ जाता है। तो मुझे लगता है इस परिप्रेक्ष्य में भाई अनूप जी को मैं आपके सामने आमंत्रित करना चाहता हूं कि भाई अनूप जी, वैसे भी इस पूरे आयोजन में जब हमने ये आयोजन तय किया, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री की दुर्ग में ये कार्यक्रम की अवधारणा रखी, तो ध्यान में आया कि एक व्यक्ति इतना बड़ा आयोजन है तो इसकी मैनेजमेंट का, जिसको प्रबंधन अच्छे से आता हो, कुशलतापूर्वक आता हो, वह व्यक्ति होना चाहिए। कार्यकर्ता की ऊर्जा को चैनलाइज करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, उनकी कार्य योजना देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो समझ में आया कि भाई अनूप जी पहले ही बहुत अच्छा कार्यक्रम कर चुके थे 2-3 बार, और भाई राजीव जी के साथ भी उनका कार्यक्रम करते रहे थे। तो उनको हमने फिर यह दायित्व दिया और सेंटर व्हील पॉइंट के रूप में
भाई अनूप जी ने इस कार्य को किया। और यद्यपि पूरे दुर्ग की टीम ने, भिलाई की टीम ने, एक एक कार्यकर्ता ने उसमें अपनी आहुति दी, अपने पुरुषार्थ की, परंतु उनको लीड करने का कार्य भाई अनूप जी ने किया है। तो एक बार आप सबकी करतल ध्वनि के बीच में भाई अनूप जी। ओम स्वामी जी को, सभी को ओम। मुझे आज थोड़ा राजू भाई के बारे में बोलने के लिए डॉक्टर साहब ने बोला है। और आज का दिन चूंकि 12 जनवरी का है, विवेकानंद जयंती है और युवा दिवस है, और राजू भाई भी हमारे बीच में युवा के रूप में माने जाते रहे। दोस्तों, राजू भाई के साथ मेरा जुड़ना 1998 के आसपास हुआ था, और हम लोग जब हमारे ये पूरे साथी लोग इस आंदोलन में जुड़े थे तो स्वदेशी के आंदोलन को ही लेकर हम लोग निकले थे, क्योंकि देश में विदेशी कंपनियों का साम्राज्य फैलता चला जा रहा था, लोग बेरोजगार होते चले जा रहे थे, और उनका साम्राज्य इतना फैल गया था कि वो देश की सत्ता को हिलाने की ताकत रखने लग गए थे। जो षड्यंत्र बड़े बड़े हमारे देश में हो रहे थे, इनऑर्गेनिक खेती, केमिकल फर्टिलाइजर का जो उपयोग इतनी तेजी से फैलता चला जा रहा था, उसकी बड़ी चिंता राजू भाई के माध्यम से हमको मिलती रही, और ये सब काम हम मिलकर सब कर रहे थे। तो साथ में करते करते 2001-2 के आसपास स्वामी जी के साथ भी हमारी मुलाकात हुई। उस समय हम कुछ पुस्तकें छापते थे उस समय, और उस पुस्तकों को स्वामी जी के योग शिविर में रखना चाहते थे। तो उस समय मेरी पहली मुलाकात स्वामी जी के साथ में फोन के माध्यम से मैंने राजू भाई की कराई थी। तो ये एक सौभाग्य था उस समय, वो याद मुझे अभी आ रही है। तो फिर धीरे धीरे करते करते हम इस आंदोलन के साथ भी जुड़ने लगे, हम अपना काम भी करते चले गए और स्वदेशी का काम भी करते चले गए। और एक समय ऐसा आया कि स्वामी जी के साथ तो जो आता है वो पूरा अच्छी तरीके से जुड़ जाता है। जो आता है इतना खुला दिल है, इतना विस्तार दिल है स्वामी जी का कि वो सब समाहित है उसके अंदर में। तो राजू भाई के जो उद्देश्य थे कि राजनीतिक आर्थिक स्थिति को बदलना है, भारत की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, तो जब स्वामी जी के साथ जुड़े तो एक बल मिला, एक ताकत मिली, और उस ताकत के साथ हम सब मिलकर उसमें योद्धा की तरह काम करने के लिए निकल पड़े। और मुझे याद आ रहा है कि जब स्वामी जी के साथ जुड़े तो स्वदेशी के आंदोलन को जो खास ताकत मिली, इतनी मेहनत क्या करते थे, गांव-गांव जाते थे और पॉम्पलेट बांटते थे, वो बहुत जल्दी से उस आंदोलन को पूरा करने में हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला। ये बहुत बड़ी ताकत की बात थी। हम लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं अपने जीवन में, अपने साथियों के साथ भी कहता हूं मैं हमेशा, कि हम लोग जब आंदोलन किया करते थे तो हमको एक कार्यकर्ता को जोड़ने में महीनों लग जाते थे, लेकिन आज के दिन हमारा सौभाग्य है कि स्वामी जी के सानिध्य में रहकर हम किसी भी गांव में चले जाएं, हमारे पीछे में एक पोस्टर हो, बैनर हो, बस 50 व्यक्ति 100 व्यक्ति हमारे सामने बैठ जाता है और हमारा वो कार्यकर्ता बन जाता है। मैं बताना चाहता हूं, एक कार्यकर्ता को जोड़ने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन ये समय स्वर्णिम समय है। ऐसे समय में हम देश का बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं, और हम कर ही रहे हैं। स्वदेशी के आंदोलन को, राजू भाई को तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके विचारों को, उनके काम को हम लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। मुझे याद है कि हम जब पॉम्पलेट बनाते थे, छापते थे, स्वदेशी कंपनियां, विदेशी कंपनियां, इस कंपनी को नहीं लेना, इस कंपनी को लेना, हजारों हजारों लाखों पॉम्पलेट छापते थे। उस समय कैसेट हम लोग, हमारे घर के, हमारे यहाँ जो औरतें हुआ करती थी, वो दिन रात यही काम करती थी। तो कैसेट का बनाना, पॉम्पलेट छपाना, लेकिन एक बात बड़ी कंफ्यूजन हुआ करती थी उस समय। क्या होता था, स्वदेशी कंपनी होती थी, विदेशी कंपनी आती थी, उसको खरीद लेती थी, तो हमारे पॉम्पलेट पूरे खराब हो जाते थे। फिर लोगों को समझाना पड़ता था, भैया ये स्वदेशी कंपनी तो विदेशी कंपनी हो चुकी है, अब इसका खरीदना बंद करें। लेकिन पतंजलि योगपीठ के माध्यम से, पतंजलि उत्पाद के माध्यम से अब वो समस्या खत्म हो गई है। अब कोई भी विदेशी कंपनी आ जाए, ये हमारी भी कंपनी को खरीद नहीं सकता। ये हमें विश्वास है और बहुत हमारे देश के लिए एक हिम्मत वाली बात है। जब मुझे कहा गया कि राजू भाई हमारे बीच में, यहां पर उनका अंतिम सांस हुआ था और उस समय की घटना क्या थी, मैं उसके बारे में संक्षिप्त में आपको बताना यह चाहता हूं कि राजू भाई का जो जीवन था वो बहुत ही सरल जीवन था और प्रभावशील व्यक्ति थे वो, लेकिन कुछ उनके काम इतने ज्यादा चारों तरफ फैले हुए थे, इतना ज्यादा गांव-गांव जाना होता था, इतना ज्यादा घूमना फिरना होता था,
उसकी वजह से खान पान में उनके साथ में कई बार ऊपर नीचे होता था। कभी रात में खा लिया, कभी दिन में खा लिया, कभी नहीं खाया। इस तरीके की स्थिति हमेशा हमारे साथ बनी रहती थी। गांव गांव हम लोग घूमते थे साथ में। तो उसी दौरान में वो घूमते घूमते धमधा से हमारे भिलाई क्षेत्र में आए और धंधा के कार्यक्रम में वो थे वहां पर। और उसके बाद हमारे भिलाई में उनका कार्यक्रम यहां पर होना था। जब धंधा के कार्यक्रम में वो सुबह पहुंचे, आचार्य दयासागर जी उनके साथ में थे और उस समय से उनको थोड़ी सी हल्की सी तकलीफ महसूस होने लग गई थी। उन्होंने कहा कि मैं आज कुछ खाऊंगा नहीं, मुझे बोलने की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन मैं बोलूंगा। उन्होंने मंच में अपना पूरा भाषण दिया। भाषण देकर उन्होंने कुछ खाया नहीं उसके बाद भी, और वो गाड़ी में भिलाई में चूंकि कार्यक्रम था तो वो गाड़ी में बैठकर शाम को भिलाई के लिए निकल गए थे। रास्ते में भी दयासागर जी ने कहा कि भाई साहब आप कुछ खा लीजिए, आप सुबह से कुछ नहीं खाएं, तो शायद हल्का फुल्का कुछ उन्होंने लिया होगा। और मुझे याद आता है कि जब वो दुर्ग पहुंचे थे, हम लोग तो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, हमारा पूरा साज सज्जा हो चुकी थी, राजू भाई हमारे बीच में आने वाले थे और हम लोग तैयार थे। तो आचार्य दयासागर जी को हमने फोन किया कि जल्दी आइए, लोग आने लग गए, चालू हो गए। तो उन्होंने कहा रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी सी राजू भाई को गैस की समस्या लग रही है, ये गैस की समस्या जैसी ठीक होगी मैं जल्दी तुरंत लेके आता हूं। हम ऐसा करते करते 2-3 दफा 4 दफा फोन लगाए। तब बात करते करते समझ में आया कि उनको कुछ हार्ट में, दिल में थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है। तो हमने इमीडिएट उनको बोला कि चलिए सट्टा 9 में उनको लेके पहुंचिए, कोई गैस वैस चढ़ गई होगी और वहां पर हम उनका इलाज करवा लेते हैं। सट्टा 9 इतना विश्वसनीय हॉस्पिटल है, कई लोगों को लगता है कि सट्टा 9 में क्यों लेके गए, लेकिन सेक्टर 9 हमारे भिलाई का ऐसा विश्वसनीय हॉस्पिटल है जहां पर सही इलाज होता है। मैं आपको बताना देना चाहता हूं, और भी दूसरा अपोलो वगैरह भी हॉस्पिटल है, लेकिन उस पर विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है बीएसपी का हॉस्पिटल है, भिलाई स्टील प्लांट का हॉस्पिटल है। यहां पर किसी को पर्सनल लालच नहीं है। तो उस दृष्टि से हमने इनको यहां भी लेके गए। जब हम उनका इलाज चल रहा था तो इलाज करते करते उन्होंने मुझे कहा कि ये जाकर इंजेक्शन लेके आ जाइए, कुछ दवाइयां हैं वो दवाइयां लेके आ जाइए, इनको इमीडिएट हमको देना पड़ेगा। तो हम तुरंत गए और बाजू में ही मेडिकल स्टोर से लाकर उनको पकड़ा दिया। तो हमने पूछा भी क्या हो गया, नहीं बोले कुछ हार्ट में प्रॉब्लम आई है, हल्का सा कुछ लग रहा है, समझ में लग रहा है। तो हमने कहा ठीक है, हमको तो उस समय भी नहीं लगता था कि राजू भाई को कुछ हो सकता है क्या, ऐसा कुछ समझ में कभी आया नहीं। लेकिन धीरे धीरे स्थिति गंभीर बाहर आने लगी। तो वही बात ये बाहर आने लगी कि राजू भाई तो दवाई ले ही नहीं रहे, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे को तो सिर्फ मेरा बैग ला कर दे दीजिए, मुझे मेरा बैग ला कर दे दीजिए, मैं होम्योपैथी दवाई लेना चाहता हूँ। होम्योपैथी में उनकी काफी अच्छी स्टडी थी, हमेशा होम्योपैथी की दवाई वो हमेशा अपने साथ में रखते थे, इसलिए उनको होम्योपैथी पर विश्वास भी था। जो उनके शरीर में समस्या होती थी वो खाते थे और ठीक भी हो जाता था। और उन्होंने कई सैकड़ों लोगों को भी इलाज भी किया होम्योपैथी का। तो उनकी एक समझ थी होम्योपैथी के ऊपर। तो वो बार बार कहते थे कि मुझे होम्योपैथी की दवाई लाइए, मैं उसमें कुछ करूंगा, मैं इलाज ठीक हो जाऊंगा। जबकि वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, डॉक्टर लोग मना कर रहे थे, बोले आप ये इंजेक्शन ले लीजिए, ये इमीडिएट इंजेक्शन ले लेंगे, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा करते करते 2-3 घंटे बीत गए। तब हम स्वामी जी के संपर्क में आए, स्वामी जी के पास हमने फोन किया। हमारे साथ में एक बहुत बड़े उद्योगपति है, स्वामीनाथन जी हैं। वो स्वामीनाथन जी भी उस समय मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर उपस्थित थे। तो जब उनको ही पता चला तो वो भी तुरंत आ गए। तो ये भिलाई स्टील प्लांट के जो सीईओ है, हमने उनसे मुलाकात करी और मुलाकात करके डायरेक्ट जो डॉक्टर वहां पर आईसीयू पर रहते हैं उनसे उन्होंने बात करी। तो वो जब हमको पता चला कि ये स्थिति हो रही है तो स्वामी जी से संपर्क करके स्वामी जी डायरेक्ट उनसे, नहीं तो भी मैं समझता हूं कि कई दफा बात करी होगी, और उनको इंसिस्ट किया कि भाई आप दवाई तो लीजिए, तब तो ठीक होंगे आप। तो उन्होंने जाकर उस समय फिर स्वामी जी के कहने पर प्रेशर से भी दवाई लेना उन्होंने चालू किया। लेकिन ये समय जो था बहुत लंबा बीत चुका था, कम से कम 5-6 घंटे का समय बीत चुका था, जो भी किसी को हार्ट पेशेंट वालों के लिए इतना हर 1 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये हार्ट का मामला आ गया है, ये हमारे यहाँ पर इसका इलाज नहीं है, और चूंकि इन्होंने ये दवाइयाँ नहीं ली तो हमारे हैंडल के बाहर है, तो हमने आप इनको अपोलो हॉस्पिटल ले जाइए, वहां पर इनका ऑपरेशन का वहां पर पूरा सिस्टम है, उस हिसाब से वहां पर कुछ किया जा सकता है। तो मैंने इमीडिएट हमने एम्बुलेंस में बुलाया। एम्बुलेंस में मैं आखिरी व्यक्ति था जो उनके साथ में था, मैं अकेला था, एक नर्स थी हमारे साथ में थी, मेरे साथ में थी, और उनको लेकर हम अपोलो हॉस्पिटल में इमीडिएट 10 मिनट में तुरंत हमने पहुंच गए। हमने फोन करवाया, पूरा अरेंजमेंट करवाया, वहां पर पूरा सिस्टम सब चीज करा के तुरंत वहां पहुंचे हम, और लिफ्ट से ऊपर गए और ऑपरेशन थिएटर में वो वहां पर अंदर में, और हम फिर जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर में गए
तो हमारे पास में आधे घंटे के अंदर में खबर आई कि राजू भाई नहीं रहे। ये हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय तो समय था, बहुत ही मन में दुख लगा। कहीं से भी उम्मीद नहीं थी, हमेशा ऐसा ही लगता था कि राजू भाई तो जा ही नहीं सकते, वो तो पता नहीं, हमें ऐसा लगता था कि वो तो अमर है। लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने, हमें दुख इस बात का लगा कि देश में इतना बड़ा काम करना है और राजू भाई जैसे लोग हमारे बीच में हैं तो हम देश में एक बड़ी क्रांति ला सकते हैं, ऐसी भावना मन के अंदर में हुआ करती थी। बहुत दुख हुआ, उनके भाई साहब को फोन किया, उनके भाई साहब भी काफी दुखी हुए, उनको हमने इमीडिएट यहाँ पर बुलवाया। और जब यहाँ पर बुलाया तो फिर बात ये बनी कि भाई अब राजू भाई का अंतिम संस्कार हमें पता करना चाहिए कि कहाँ करना चाहिए। तो बात करते करते उनके भाई ने कहा और स्वामी से बात की, तो ये बात निकल के आई कि ये अंतिम संस्कार हमें हरिद्वार में करना चाहिए, तो हमने जुट चुके हैं। तो हरिद्वार में हम इस तरह से व्यवस्था बनाए कि हेलीकॉप्टर से के माध्यम से बाई एयर उनको वहां पर ले जाया जाएगा। हमने पूरी व्यवस्था बनाई, रायपुर गए, रायपुर में हम ये बात निकली कि अगर आपको बाई एयर जाना है तो फॉर्मेलिन करके एक इंजेक्शन होता है, तो वो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और इंजेक्शन लगाए बिना हम उनको यहां से लेकर नहीं जा सकते, बाई एयर डेड बॉडी को हम लेके जा ही नहीं सकते। ऐसा गवर्नमेंट का नियम है, कानून है। उस कानून का हमको तो हम अपने काम में लगे हुए थे, हमने कहा ठीक है अगर गवर्नमेंट का कानून है तो आप इसको कर लीजिए। हमने वो फॉर्मेलिटीज करी रायपुर मेडिकल कॉलेज में। तत्पश्चात इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद, घंटा 2 घंटे बाद मैंने देखा उनकी बॉडी को थोड़ी सी फूलने भी लग गई थी और चेहरा भी थोड़ा सा फर्क पड़ने लग गया था। कुछ मैंने पूछा, कुछ हल्का फुल्का वहां पर जो इंजेक्शन लगता था फूलने का मांस फटता है थोड़ा सा शायद उसमें, मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन मैंने उस बॉडी में शायद देखा नीला पड़ जाता है और तो वो दिखने लगा था, लेकिन बहुत ज्यादा हो गया था ऐसा नहीं कह सकते। और फिर बॉडी जब वहां पर गई, वहां पर बॉडी के जाने के पश्चात काफी लंबा समय हो गया तो बॉडी काफी नीली पड़ गई होगी, तो ऐसा करके उनका फिर वहां पर अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन इन बातों के मैं बीच में बताना आपको यह चाहता हूं कि जब ये घटना घटित हुई और ये पूरी घटना घटित हुई तो इसमें एक जो बात निकल के आई, वो बात निकल के ये आई कि राजू भाई की मौत सामान्य मौत नहीं थी, ये असामान्य मौत थी। इनका शरीर नीला क्यों पड़ा? नीला पड़ा इसका मतलब किसी ने इनको जहर दिया, ऐसी बात निकल के आने लगी, ऐसी बात निकल के आने लगी। तो निकल के भाई शरीर नीला पड़ने का मुख्य कारण यह रहा कि उनको जो इंजेक्शन दिया था उसका साइड इफेक्ट था वो, जिसकी वजह से उनका शरीर नीला पड़ने लग गया। और उसके कारण से जो कुछ लोग थे और इस तरह की बातें लोगों के मन में आती है और पूरी दुनिया में, पूरे देश भर में बड़े बड़े राजनेता भी इस बात को उठाने लगे कि राजू भाई को जहर दिया गया, जहर दिया गया, जहर दिया गया। मैं दोस्तों बहुत ईमानदारी के साथ आपको कहना चाहता हूं, इतने वर्ष हो गए, मेरे ख्याल से 5-6 वर्ष हो गए, आज तक हिंदुस्तान का कोई भी एक व्यक्ति मेरे पास में नहीं आया कि ये पूछने के लिए कि राजू भाई की मौत कैसे हुई थी। एक व्यक्ति आज तक नहीं आया। न मुझे फोन में बहुत पूछा लोगों ने फोन में इतना पूछा, उस समय तो मेरा 4 दिन सोना दुर्लभ हो गया था, रात रात भर मैं लोगों को समझाता था नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ है, हम थे साथ में। तो हमारे जो आंदोलन के जो साथी थे, आजादी बचाओ आंदोलन के जो साथी थे, जो समझते थे, मुझे समझते थे, उन्होंने तो बिल्कुल ही इसको समझ लिया। लेकिन जो मेरे टच में नहीं थे, जो मुझे नहीं समझते थे, वो इस बात को लेकर भी कुछ उल्टा समझने लग गए कि नहीं ये ऐसा कैसे हो गया, राजू भाई के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वो हम भी सोचते थे वैसा, तो शायद उनके दिमाग में ये बातें आने लगी। तो मेरा उन सभी लोगों से कहना है कि जिनके मन में ये शंका है वो यहाँ आए, समझे, देखें कि क्या इलाज हुआ था, उनकी पूरी रिपोर्ट है उनके हमारे पास में। उनको जब समझ में आने लगेगा तो ये बात निकल के आएगी कि उनकी मौत कैसे हुई थी। और ये बड़ी दुख की बात है कि हमको इन बातों के बजाय करने के बजाय उनके जो आंदोलन थे, उनके जो विचार थे, जो स्वदेशी का आंदोलन था, उसको हमको घर घर तक लेके जाना है। अगर हम वो काम कर लेंगे तो हम राजू भाई का काम कर लेंगे, और वो काम हम कर रहे हैं। स्वामी जी के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को हम ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं और आज मल्टीनेशनल कंपनियों की हवा निकल गई है, और उससे बड़ा काम क्या हो सकता है। कोलगेट जैसी कंपनियां जो अपने आप का प्रभुत्व जमा चुकी थी, जो सोचती थी कि हिंदुस्तान में जो भी दांतों में कोई भी मंजन लगाएगा तो कोलगेट का ही मंजन लगना चाहिए, वो ऐसा विचार कर कर हमारे देश में आई थी, उसका हमने छक्के छुड़ा दिए। और हमारे लिए इतनी गर्व की बात क्या हो सकती है, इतनी पुरानी कंपनियां उतने कम वर्षों में, और ऐसा एक कंपनी नहीं, कई सौ कंपनियों को हमने इस तरीके से उनके छक्के छुड़ाने का एक हिम्मत हमारे इसमें आ गई। तो हमारे अंदर हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि हम इनसे कैसे लड़ेंगे, हमें समझ में नहीं आता था इतनी बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ। लेकिन हमें ये
अपने मन के अंदर में ये विश्वास के साथ में हमको अपने अपने जहां भी जाएं संकल्प करें कि हमको स्वदेशी का अभियान को आगे बढ़ाना है। स्वदेशी हमारे खून में होना चाहिए। हमें अगर बगल की भी हमें चप्पल भी पहनना है, कोई भी चीज पहनना है, तो हमें स्वदेशी कंपनी का ही पहनना है। ये मन के अंदर में अगर हम विश्वास के साथ में काम करेंगे तो जरूर हम एक दिन सभी विदेशी कंपनियों को अपने देश से यहां से भगा देंगे और यहां पर स्वदेशी का साम्राज्य स्थापित कर देंगे। मैं अपनी बात को यहां पर विराम देता हूं।